हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सब्जेक्ट है उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस उसके। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन द फंक्शनरीज अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्योंकि उसमें ज़्यादा कंटेंट होने के कारण ये आपको एग्ज़ाम में दिया जा सकता है कि एक्सप्लेन द फंक्शनरीज अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, तो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कैसे या एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से फंक्शनरीज़ है, उनके क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज़ है। ठीक है, मैंने एक पीपीटी इस हिसाब से बनाया है कि आप पिक्चर प्रेजेंटेशन से आप आसानी पे आपका आंसर लिख सको। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चालू करते हैं। देखो, फंक्शनरीज अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कौन कौन से होते हैं। देखो, एक तो पहले पुलिस होता है, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसके बाद कोर्ट होता है, उसके बाद डिफेंस काउंसिल होता है और प्रिजन अथॉरिटी होता है। ठीक है, कौन कौन से पब्लिक अथॉरिटीज़ है? पुलिस, प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोर्ट्स, डिफेंस काउंसिल, प्रिजन अथॉरिटीज़। ठीक है, देखो इसमें ये भी है, द पुलिस, द प्रोसिक्यूटर, द क्रिमिनल कोर्ट्स, द डिफेंस काउंसिल, प्रिजन अथॉरिटीज़ एंड देयर पावर एज कंसर्न। ठीक है, वेरियस फंक्शन डिफाइन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और वो जो फॉलोइंग फंक्शनरीज है पुलिस, प्रोसिक्यूटर, कोर्ट्स, डिफेंस काउंसिल, प्रिजन अथॉरिटीज़। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने एक पोस्टर फॉर्मेट में आपको दिया है जिस तरफ से आप आसान लिख सकते हो। पुलिस मतलब हमारे सिंघम साहब, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब उज्ज्वला निकम साहब, उसके बाद कोर्ट मतलब सुंदरलाल त्रिपाठी साहब, जॉली एलएलबी वाले। कोर्ट मतलब जज माने कोर्ट होता है, जज इज़ नथिंग बट कोर्ट। ठीक है, उसके बाद जॉली एलएलबी मतलब अपने डिफेंस काउंसिल और बंदीशाला मतलब मुक्ता बर्वे जो है वो आप प्रिजन अथॉरिटी बोल सकते हो। आपने वो मूवी देखी होगी बंदीशाला, तो आपको पता चलेगा प्रिजन अथॉरिटीज़ का क्या पावर्स है और वो पता चल जाएगा। ठीक है, 5 समझ में आ गए। चलो एक वन बाय वन हम इसका डिस्कशन करते हैं। द पुलिस ऑफिसर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी हु इज़ द बैकबोन ऑफ द क्रिमिनल लॉ इन द कंट्री। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सबको पता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ वेरियस लॉज। ठीक है, द टर्म पुलिस इज़ नॉट डिफाइंड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये ध्यान में रखना। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पुलिस डिफाइन नहीं है, लेकिन पुलिस एक्ट 1861 में पुलिस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पुलिस एक्ट 1861 ऑल द पर्सनस हु आर एनरोल्ड अंडर द एक्ट आर नोन एज पुलिस। जो भी इसके अंतर्गत एनरोल्ड है वो सब पुलिस माने जाएंगे, वो कांस्टेबल माने जाएंगे, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जन। ठीक है, सेक्शन 154 इंपॉर्टेंट है। जब पावर्स पढ़ेंगे उसके बारे में, ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, उसमें सेक्शन 154 क्या बोलता है? द पुलिस ऑफिसर शैल हैव द पावर टू रिकॉर्ड एवरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ओरली। ठीक है, ओरली इफ़ इट रिलेट्स टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। समझ में आ गई? ठीक है, अभी देखो पुलिस के पावर्स क्या है भाई। पुलिस के पावर्स क्या है? पावर्स ऑफ द पुलिस, पहला पावर तो है पावर टू अरेस्ट, इसलिए मैंने इधर ले गया हथकड़ी मूवी, आपने देखा होगा हथकड़ी पहनाना। ठीक है, दिस पावर इज इंक्लूसिव ऑफ द पावर ऑफ प्रिवेंटिव अरेस्ट। विदाउट वारंट भी आप अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, नॉन कॉग्निजेबल जो है अरेस्ट इन कॉग्निजेबल, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, सॉरी कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट भी आप अरेस्ट कर सकते हो, सेक्शन 151 में बोला गया है। उसके बाद पावर टू सर्च एंड इन्वेस्टिगेट, आपने ये तो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है ये अक्षय कुमार साहब है। ठीक है, खाकी मूवी देखी होगी, वो अपने गर्लफ्रेंड के घर या उसके जो बिजनेसमैन है उसके घर जाता है, किसके लिए? सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। हाँ, कहाँ छुपाया माल बोलता है, उधर ही जाके हाँ उससे पैसे लेके हड़प जाता है। समझ में आ गया? ऐसा रिमेंबर करो आप, या ध्यान में आ जाएगा। सेक्शन 156 बोलता है दिस पुलिस इज ऑथोराइज टू इंस्पेक्ट एंड इंस्पेक्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट अ वारंट इन अकॉर्डिंग्स विद सेक्शन 156। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी तो उसमें बोला गया है कि कहाँ छुपा रखा है माल, ड्रग्स, गांजा वगैरह ऐसा बोलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर टू कंपेलिंग अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन। द पुलिस ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू रिक्वेस्ट द विटनेस हु हैज़ नॉलेज ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस टू अपेयर बिफोर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन एज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161। द पुलिस कैन फर्दर एग्जामिन देम अंडर 161। ठीक है, उसमें क्या बोला है? पावर टू कंपेल अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन। पुलिस एक विटनेस को बुला सकती है और उसको बोल सकती है कि तुम इसके खिलाफ गवाही दो, या तुम्हें कुछ पता है तो तुम दे सकते हो। ये कौन सी मूवी है भाई? कौन सी मूवी है ये, आपको पता है? तो समझ रहा, देखो लास्ट ये सीन जो है कौन सा मूवी का है? लेटेस्ट मूवी है दृश्यम 2। उसमें दिखाया गया है ये जो अपना जो अजय देवगन साहब है वो बॉडी छुपा के रखते हैं, किधर पता नहीं होता।
तो ये सब मिलके ये विटनेस है डेविड, आपने मूवी देखी होगी तो पता होता है डेविड, वो बताता है मुझे पता है बॉडी कहाँ है। तो आपको ये सीन पता होगा, वो क्या बताता है, ही इज़ अ विटनेस, सो पुलिस हैव द पावर टू कंपेल अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन। इधर जब्बू जी से खड़ी है, वो पैसे लेके निकल रहा है, लेकिन वो बाद में पुलिस ऑफिसर क्या बोलता है, किधर है बॉडी, तो वो बोलता है आपके नीचे ही बॉडी है, ठीक है, ही इज़ अ विटनेस। समझ में आ गया पुलिस के पावर्स क्या हो गए, पुलिस के पावर्स क्या हो गए, मैंने अभी पढ़ाया। पावर टू क्या, अरेस्ट, हथकड़ी, गोविंदा साहब को हथकड़ी पहनाई, अक्षय कुमार साहब सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन करके, और डेविड साहब के विटनेस बन गए अजय देवगन के खिलाफ। समझ में आ गया, पावर्स तो हो गई। अब उस पर क्या है, ये फिर से एक बार मैंने दी है, आप ये दाता करके देख सकते हो। ड्यूटीज़ क्या है पुलिस की, पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है फाइल एफ करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्राइम पे जाके सीन पे क्या सिचुएशन है। और उसके बाद अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में लाना पड़ेगा, और कोर्ट में कितने समय लाने पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर। देखो ये मैंने हाइलाइट्स जो स्निपशॉट जो मेन पॉइंट्स है उसके अंदर जो मटेरियल है आप पढ़ के भी देख सकते हो। मैं ये एज आपको कैसे रिमेंबर करना है मेन पॉइंट्स, क्योंकि मेन पॉइंट्स से अपने को याद नहीं रहते, इसलिए मैंने ये ट्रिक निकाली है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, असिस्ट प्रोसिक्यूशन। पहला क्या है, एफआईआर रजिस्टर करना है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना क्राइम पे जा सीन पे जाके, उसके बाद पर्सन जो अरेस्ट किया है उसको कोर्ट पे पेश करना, और लास्ट क्या है, प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करना, ठीक है। अब ये पिक्चर से हम समझेंगे। पहला क्या है, एफआईआर ये तो पता है आपको, चौटाला, मिसेज चौटाला एफआईआर वाली है, एफआईआर सीरियल, ठीक है। दूसरा क्या बोला है हमने, क्राइम सीन पे जाना, ये अपने साहब है क्राइम सीन पे गए हैं फोरेंसिक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट, अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में पेश किया, दामिनी जी को कोर्ट में पेश किया। और ये पुलिस ऑफिसर क्या कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, असिस्ट कर रहे हैं पुलिस साहब को, असिस्ट द प्रोसिक्यूशन, असिस्ट द क्या, प्रोसिक्यूशन। ये प्रोसिक्यूशन साहब है, प्रोसिक्यूटर है, उसको कौन असिस्ट कर रहा है, वह अपने पुलिस वाले साहब क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया। चार, पहले एफआईआर फाइल किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस क्राइम पे सीन जाके, उसके बाद क्या किया, एक्यूज़ को प्रोड्यूस किया कोर्ट में, उसके बाद उसके लास्ट पॉइंट क्या किया, असिस्ट किया, पुलिस ने क्या किया, असिस्ट किया किसको, प्रोसिक्यूशन को, पुलिस ने क्या किया, प्रोसिक्यूशन को असिस्ट किया। समझ में आ गया, पावर्स हो गए, ड्यूटीज़ हो गए, ठीक है। अब आ जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, जो सरकारी वकील हम बोलते हैं, जैसे कि उज्ज्वला निकम जो फेमस सरकारी वकील है उनको बोलते हैं। सेक्शन 24 में बताया गया है, डील्स विद पब्लिक प्रोसिक्यूटर। द मेन फंक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड सिक्योर पब्लिक पर्पस इंटरेस्टेड विद द हिम, ठीक है। मेन पर्पस हुई है जस्टिस दिलाना। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस का पार्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। वो हालांकि वो सरकारी वकील है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो, ठीक है। ठीक, पहले अभी कौन कौन से प्रोसिक्यूटर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल, उसके बाद एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्टेट से अपॉइंट होते हैं, उसके बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सेंटर के हैं, और पब्लिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर स्टेट के। ये 4 पॉइंट्स आप लिख लेना, कौन से, प्रोसिक्यूटर बाय सेंट्रल एंड स्टेट, उसके बाद एडिशनल प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद स्पेशल पब्लिक होता है सेंटर और स्टेट के दोनों के, ठीक है। अभी इनके पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या है देखेंगे हम। हाँ, उसमें एक पॉइंट भी है, सेक्शन 25 में बोला है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अभी ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैव नो राइट टू प्रैक्टिस एडवोकेट्स और डिफेंड द एक्यूज्ड इन द क्रिमिनल केस, वो भी सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करते हैं, इनको केस लड़ने की या केस डिफेंड करने की कोई इजाज़त नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हो जूनियर का मतलब ये प्रोबेशनरी पर रहते हैं, ऐसा कुछ समझो, ठीक है। अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के क्या पावर्स है, पावर टू अपीयर एंड प्लीड, ठीक है। जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ उसके लिए कोर्ट में लड़ सके, पावर टू अपीयर एंड प्लीड, सेक्शन 3101 में बोला है, मैं अपीयर एंड प्लीड बिफोर एनी कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी केस असाइन टू हिम, जो भी केस असाइन दिया गया उसके लिए वो प्लीड कर सकता है। और पावर टू विड्रॉ, सेक्शन 321 इनोमिनेट्स दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद द परमिशन ऑफ द कैन ड्रॉप अ केस अगेंस्ट एनीवन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, अगर उसको लगता है कि मुझे नहीं लड़ना है ये, तो वो विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। पावर एंड प्लीड का पहला पावर है अपीयर एंड प्लीड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखो ये पावर समझेंगे, 26/11 का इंसिडेंट हुआ, तो स्टेट ने अपॉइंट किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको, उज्ज्वला निकम को, किसके लिए लड़ने के लिए, अजमल कसाब, क्योंकि उसको भी जस्टिस का रूल ही है, एवरी एक्यूज शुड बी प्रोवाइडेड अ वकील, ठीक है।
तो उसने उनके भी यहाँ पे पावर एंड प्लीड किया, लेकिन बाद में उन्होंने बताया मैं नहीं लड़ना चाहता क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी गिल्टी, सो ही इज़ प्रूवन, यू आर गिल्टी, ये इधर लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया? पावर टू अपीयर एंड प्लीड। ये स्लाइड्स फोटोज़ याद रखो, आपको आराम में समझ में आएगा। अभी उसकी ड्यूटीज़ क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के क्या ड्यूटीज़ क्या है? पहला ही ड्यूटीज़ क्या है, एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस। ठीक है, टू ऑब्टेन नेसेसरी वारंट्स, द रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टू अपीयर इन द कोर्ट एंड ऑब्टेन द नेसेसरी वारंट्स, ऑब्टेन द नेसेसरी वारंट्स किसी लिए, नेसेसरी वारंट्स फॉर द सस्पेक्ट एंड सर्च वारंट फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और ज़्यादा एविडेंस करने के लिए वो वारंट भी इशू करने के लिए कोर्ट को अपील कर सकता है। एंड ऑब्टेन द अरेस्ट वारंट फॉर द, उसके बाद कंडक्ट प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया, एडमिनिस्टर जस्टिस, टू ऑब्टेन नेसेसरी वारंट और कंडक्ट प्रोसीडिंग्स। ये फोटो हो जाएगा। आप याद रखो क्रिमिनल जस्टिस सीरियल। ठीक है, उधर जस्टिस दिलाना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जस्टिस दिला रहा था, उसके बाद वारंट निकाला उसने हर किसी को जो विटनेस है एविडेंस गैदर करने के लिए, और लास्ट में क्या, कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आपने अच्छी तरह से समझा होगा, ये जो मूवी आई थी साउथ इंडिया की जय भीम, उसमें आपने देखा होगा कोर्ट प्रोसीडिंग, वो किसके लिए लड़ता रहता है। ठीक है, ये जो हीरो है सूर्या, वो किसके लिए लड़ता रहता है, जो ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए लड़ता रहता है कोर्ट में, कोर्ट प्रोसीडिंग्स करता है। ठीक है, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ गया कोर्ट। कोर्ट मतलब क्या है, आप सिंधवलाल त्रिपाठी समझो, आपने पता जॉली LLB 2। ठीक है, लेकिन कोर्ट के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कौन कौन से कोर्ट है, कैसे कैसे उसकी हायरार्की है। देखो नीचे से आते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन मेट्रोपोलिटन एरियाज, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इधर मैंने दिया है, इधर आप पढ़ सकते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये क्रिमिनल के हैं, याद रखो ये सब किसके हैं, क्रिमिनल कोर्ट के है, हायरार्की है। मेट्रोपॉलिटन में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके बाद एडिशनल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, एडिशनल सेशन, असिस्टेंट सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन एडिशनल सेशन जज, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अभी पावर्स ऑफ कोर्ट। हर एक कोर्ट का जो है ना वो अलग अलग पावर है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पावर टू ट्राई के अभी है टोटल 5 पॉइंट है, लेकिन जो इसमें का सेकंड पॉइंट है ना, पावर टू पास सेंटेंस, हर एक कोर्ट को अलग अलग पावर है सेंटेंस पास करने का। तो आप थोड़ा सा वो सर्चिंग करो, और उसकी ये स्लाइड शो भी मैंने दिया है, वो आप पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो उसके क्या है। मैं इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, लेकिन मोटा मोटे आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो पहला पावर है पावर टू ट्राई केस ऑफेंस। जैसे कोर्ट में बोला है, कोर्ट इज़ इक्वल टू जज, जज माने कोर्ट होता है, तो वो जज क्या करता है, केस को चलाता है। पावर टू ट्राई अ केस, दैट इज कॉल्ड एज Section 26 lays down the power of High Court, Session Court and other courts mentioned in the first schedule to try any offence committed under IPC। कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 26 बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है पावर टू पास सेंटेंस। अभी हर इसके अलग अलग है, जैसे ये हाई कोर्ट में कुछ भी सेंटेंस पास कर सकते हो, इम्प्रिजनमेंट कर सकते हो, कोई भी है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इधर दिया है, High Court can impose any sentence, rather its ability to impose any sentence exercising ability must be judged by the power of the court। ठीक है, उसके बाद सेशन कोर्ट भी सब कुछ कर सकता है वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9 में, लेकिन अगर उसको कैपिटल पनिशमेंट देनी है या डेथ पेनल्टी देनी है तो वो सिर्फ हाई कोर्ट के अप्रूवल से ही लेना पड़ेगा, हाई कोर्ट से अप्रूवल से लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर और दूसरी बात, अगर इम्प्रिजनमेंट अगर 10 साल के ऊपर है तो भी उसको हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो पहले 2 पावर तो मैंने बता दिए। पहले पावर है पावर टू ट्राई के, सुंदरलाल त्रिपाठी वो जज है तो केस ट्राई करेंगे, बोलेंगे आ जाओ भाई। उसके बाद नेक्स्ट है पावर टू पास सेंटेंस पास करने का पावर है, सेकंड पावर। आपने ये मूवी देखी होगी रनवे उसमें उसके पास करता है सेंटेंस, गिव और नॉट गिल्टी करके। क्यों गिल्टी नहीं है वो आप मूवी देख लो, बात समझ में आ गया। मैं सिर्फ इधर बता रहा हूँ हाईलाइट्स। ठीक है, अभी पहले 2 हो गए, मैंने हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का क्या पावर है मैंने बताया। उसके बाद है स्पेशल जूड मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, इसमें भी कुछ पावर्स है। 7 ईयर्स का प्रिजन है तो आप उधर उतना ही 7 ईयर्स का प्रिजन दे सकते हो। सिर्फ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 ईयर्स तक ही इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दे सकता है। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। देखो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में क्या होता है, ये आप 5,000 रुपये तक फाइन जुर्माना लगा सकते हो और 1 साल का इम्प्रिजनमेंट लगा सकते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और फर्स्ट क्लास में क्या है, 10,000 का जुर्माना और 3 साल तक आप ये लगा सकते हो, इम्प्रिजनमेंट लगा सकते हो।
देखो 5,000 की नोट तो इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और 10,000 की नोट इंडिया में है, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसका भी पावर आप देखना। ठीक है, अभी पहले दो पावर तो मैंने बताया, पावर टू ट्राई सेंटेंस, पावर टू पास अ सेंटेंस। उसके बाद थर्ड पावर क्या है कोर्ट का, पावर टू कन्फर पावर्स। अगर कोर्ट चाहे तो नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को सेक्शन 32 के अंतर्गत पावर दे सकती है कि ये एक कोर्ट केस को आप चला सकते हो। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द हाई कोर्ट आर एम्पावर्ड टू कन्फर पावर्स ऑन द सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 32 एंड द सेम सब्जेक्ट टू विड्रॉ द स्टेट गवर्नमेंट और द हाई कोर्ट। समझ में आ गया। उसके बाद पावर टू एग्जामिन द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को कटघरे में बुलाना है और उसको एग्जामिन करने के लिए अनुमति दे सकती है। जैसे कि हमने वो पोस्टर देखा था अमरीश पुरी, उसमें एग्जामिनर कर रहा है किसको, डिफेंडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है पावर टू समन द अटेंडेंस ऑफ पर्सन, समन कर सकता है अटेंड करने के लिए। ठीक है, किसको, पर्सन, एंड क्वेश्चन देम, विटनेस या जो भी है डिफेंडेंट, उसको समन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है अथॉरिटी टू पोस्टपोन प्रोसीडिंग्स, वो कोर्ट एक अथॉरिटी है जो प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा सकती हैं, सेक्शन 3909 में बोला गया है। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी टू प्रोसिक्यूट पर्सन्स हु अपीयर टू बी गिल्टी। ठीक, समझ में आ गया। अभी एक बाय वन देखते हैं। दो तो पॉइंट हमने ऊपर कवर लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, पावर टू एग्जामिन द डिफेंडेंट। ठीक, उसके बाद क्या होता है, समन्स देता है, पावर टू इशू समन्स, पावर टू क्या, इशू समन्स टू अटेंडेंस ऑफ पर्सन। अब उसके बाद अटेंड होने के बाद पर्सन क्या होता है, तारीख पे तारीख होती है, पावर टू पोस्टपोन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, और तारीख पे तारीख के गुस्सा, सनी देओल गुस्सा होता है तो जज आके क्या देते हैं, डिसीजन देते थे, इट इज़ टू बी गिल्टी, पावर टू पर्सन्स टू अपीयर टू बी गिल्टी। गिल्टी एक मूवी थी, समझ में आ गया। ठीक, अभी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या है कोर्ट के, देखो आप ये सुंदर कोर्ट को सुंदरलाल त्रिपाठी समझो, जॉली एलएलबी, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एनफोर्स जुडिशल डिसीजन, फंक्शंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, ये सब करना है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब डिस्प्यूट है भाई, भगवान है कि नहीं, फाइल अ केस अगेंस्ट गॉड, फाइल अ केस अगेंस्ट गॉड। हाँ, आपने वो माय गॉड मूवी देखी होगी, तो उसमें केस क्या होता है, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट का इशू क्या है, गॉड है कि नहीं है, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। एनफोर्स जुडिशल डिसीजन अगर है तो जुडिशल डिसीजन एनफोर्स करो, और फंक्शंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। देखो मैं हाइलाइट्स बता रहा हूँ, आप इन डेप्थ क्रॉस करके इसके टोटल सेक्शंस या जो भी कंटेंट दिया है वो पढ़ो, तो ये हाइलाइट्स के बाद देने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है डिफेंस काउंसिल। पहले तीन हो गए, देखो पुलिस हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, कोर्ट हो गया, उन सब के पावर्स एंड ड्यूटीज़ हमने पढ़ लिए। अब आता है डिफेंस काउंसिल। डिफेंस काउंसिल का मतलब क्या है, जो डिफेंस के लिए दो होता है, एक तो एक्यूज होता है और एक तो डिफेंस होता है, मतलब प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट ऐसा बोलते हैं ना। तो डिफेंडेंट के लिए जो डिफेंस काउंसिल होता है उसके बारे में, तो उनकी पावर क्या है भाई, ड्यूटीज़ एंड इन्वेस्टिगेशन, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या है उनके, टू इन्वेस्टिगेट एंड रिव्यू प्रोसिक्यूशन एविडेंस। जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस किया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना और रिव्यू करना कि हाँ कि मेरा क्लाइंट गिल्टी नहीं है, नॉर्मली गिल्टी नहीं है, ये प्रूव करना होगा। गिल्टी है तो क्यों आपको लिए अपॉइंट किया है। ठीक है, उसके बाद डिफेंड, क्लाइंट को डिफेंड करना होगा, और कीप द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड। तो एंटायर लीगल प्रोसीडिंग द अटॉर्नी मस्ट कीप हिज क्लाइंट रेगुलरली इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द न्यू डेवलपमेंट इन द केस। चलो अब ये क्या है, डिफेंस काउंसिल का हम एक एग्जांपल के समझते हैं, लेटेस्ट एग्जांपल से, पावर्स एंड ड्यूटीज़, जो आपको आराम से समझ में आ गया। देखो रिसेंटली कौन सा केस हुआ था, शाहरुख खान के आर्यन खान ड्रग्स का केस हुआ था। ठीक है, समीर वानखेड़े साहब ने पकड़ा था। तो समीर वानखेड़े साहब तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, तो प्रोसिक्यूशन और आर्यन खान इन दोनों के बीच में था। तो पहला पॉइंट क्या हो गया भाई, टू इन्वेस्टिगेट एंड रिव्यू प्रोसिक्यूशन एविडेंस। समीर वानखेड़े ने बोला कि भाई ये ड्रग्स आदमी लेते हुए पकड़ा गया, हमने खुद इसको पकड़ा है। तो उसके डिफेंस काउंसिल कौन थे, मुकुल रोहतगी, उन्होंने बोला मेरे क्लाइंट ने ड्रग्स नहीं लिया था। ठीक है, तो क्या हो गया, उन्होंने डिफेंड किया उसको, डिफेंड द क्लाइंट, किसको, आर्यन खान को। और बीच बीच में क्या है, उसको जेल भी हो गई। तो मुकुल रोहतगी साहब इसको शाहरुख खान को बोलते थे कि वो बीमार है, आप उसको मिलने जाओ। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अपडेट करते थे, वही बीमार है, खा ही नहीं रहा, पी नहीं रहा। ठीक है, समझ में आ गया। मैं आप ऐसा मुकुल रोहतगी ये सब मत लिख लेना। ये 3 पॉइंट्स कैसे रिमेंबर करने हैं इसके लिए वजह बोलता है। पहला पॉइंट क्या है, टू इन्वेस्टिगेट एंड रिव्यू प्रोसिक्यूशन एविडेंस। एविडेंस क्या था, ड्रग्स लिया है। प्रोसिक्यूशन बोला था इन्होंने ड्रग्स लिया आर्यन खान ने। डिफेंस क्या बोलता है, इन्होंने ड्रग्स नहीं लिया था। ठीक है, डिफेंड करता है उसके क्लाइंट को, उसके बीच बीच में अपडेट रहता है, अपडेट करते रहता है कि भाई इतना बीमार है वगैरह, मिलने जाओ वगैरह सब। ठीक है, लास्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, प्रिजन अथॉरिटीज़ एंड करेक्शन फैसिलिटीज़। समझ में आ गया। अभी प्रिजन अथॉरिटीज़ एंड करेक्शन अथॉरिटी, उसमें क्या है,
पहला पॉइंट है कस्टडियन ऑफ प्रिजनर्स, इन्फॉर्म रिलेटिव्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, डिटेन द कन्विक्टेड एज मैंडेटेड, टू रिटर्न द ऑर्डर रीड फॉलोइंग द रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स। ठीक है, एक एक समझाता हूँ। जो कस्टडियन है, प्रिजनर्स क्या है, उनका कस्टडियन कौन है, प्रिजन अथॉरिटीज़। उसके बाद उनके रिलेटिव्स को अगर प्रिजन का कुछ होता है उनको इन्फॉर्म करना। उसके बाद क्या है, डिटेन द कन्विक्टेड एज मैंडेटेड, अगर उनको क्या है जितने साल की सज़ा होगी उतने साल तक उनको रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो छूट रहे हैं प्रिजन से तो वो रिट अगर रिट या ऑर्डर जो होता है वो कोर्ट को बाद में फिर से सबमिट करना पड़ेगा कि इसको आदमी को हमने रिलीज़ किया है। और लास्ट क्या है, रिफॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन प्रिजनर्स का करना। आपने बंदीशाला मूवी जो मराठी मूवी देखी होगी तो उसमें वो प्रिजन अथॉरिटीज़ का बताया गया है। ठीक है, देखो पहले मैं बोलता हूँ क्या है, ही इज़ द क्या कस्टडियन ऑफ प्रिजनर, इसलिए इसने उसका गला दबोच लिया है, कस्टडियन हूँ मैं तेरी, अब तुम भाग नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अलाउ द रिलेटिव्स टू मीट। अभी लालू प्रसाद यादव के रिलेटिव्स कौन है, उसके सन तेजस्वी प्रताप यादव, उसको मिलने के लिए गया। ठीक है, अलाउ द रिलेटिव्स टू मीट इन केस ऑफ हेल्थ इश्यूज़। उसके बाद टू डिटेन कन्विक्टेड एज मैंडेटेड, जैसे संदेहगत को 30 साल की सज़ा हो गई तो उनको 30 साल की सज़ा काटनी है, तो जितना कन्विक्शन है उतना सज़ा काटनी है, दैट इज़ कन्विक्टेड फॉर मैंडेटेड। उसके बाद क्या, अगर संजय दत्त बाद में छूट जाते हैं एरडवा जेल से तो जो रिट आती है उनकी या ऑर्डर पास होता है तो वो रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो रिलीज़ हो गए। और लास्ट में क्या है, टू रिफॉर्म प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन फॉर प्रिजनर। ठीक है, मिल्खा सिंह आपको पता होगा, मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी, तो वो जेल में जाता है एक दिन के लिए, लेकिन उसकी जो बहन है उसको छुड़ाती है। हाँ, तो ऐसा आप समझो कि मिल्खा सिंह जेल गए थे, सेंट्रल जेल लखनऊ में गए थे, ऐसा नहीं है, वो एक दिन के लिए गए थे लेकिन वो छोड़ गए थे। तो उसके बाद क्या है, मिल्खा सिंह को रिफॉर्म हो गया और रिफॉर्म होकर भाग मिल्खा भाग बन गया। ठीक है, 5 पॉइंट है। पहले पॉइंट क्या है, कस्टडियन ऑफ प्रिजनर्स, अलाउ रिलेटिव्स टू मीट। थर्ड पॉइंट क्या है, कन्विक्टेड मैंडेट है, जितना साल की सज़ा है उतना। उसके बाद जो ऑर्डर रिट है वो कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा प्रिजनर्स को रिलीज़ करने के बाद। उसके बाद क्या, रिहेबिलिटेशन रिफॉर्मेशन। ठीक, समझ में आ गया? थैंक यू। देखिए मैंने फ्रेंड्स, मैंने आपको स्लाइड शो से समझाया है, आप बार बार ये वीडियो देख लीजिए। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, फंक्शनरीज अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आप तुरंत लिख पाओगे और आसानी से मार्क्स स्कोर पाओगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द बटन। थैंक यू।